30 और 35 की उम्र के बाद वो कौन सी एक्सरसाइज है जो बहुत सेफ है, कोई भी बिना सोचे कर सकता है? बट अगर सनलाइट नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं पड़ेंगी तो विटामिन डी नहीं बनेगा। 2 घंटे घर के बाहर खेलें, उन सारी बीमारियों का कोई वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं होता है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप हजार अपनी सेहत का ख्याल रख लें फिर भी टाल नहीं सकते। कभी घुटना परेशान करेगा, कभी कमर का दर्द, तो हो सकता है कभी कंधे ही परेशान करने लगें, किसी को उम्र के साथ साथ तो किसी को बचपन में ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिट रहे इंडिया और मेरा नाम है पूजा। आज आपके मन में आपकी हड्डियों से जुड़े, आपकी सेहत से जुड़े जो भी सवाल होंगे उनके जवाब के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा। आप सोचते जाइए कि हड्डियों से जुड़ी कौन सी परेशानियां आपको जीवन के अलग अलग पड़ाव में परेशान कर सकती हैं। उन सब के जवाब आज आपको इस इंटरव्यू में मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या छोटे बच्चों को भी हड्डियों से जुड़ी परेशानी हो सकती है? 5 साल 10 साल के बच्चों को भी बिना किसी वजह के? बिल्कुल हो सकती है। बच्चों 5 साल 10 साल को अगर आप छोड़ दें तो सबसे पहले जो बच्चे पैदा होते हैं तो आपने देखा होगा उनको एक पीडियाट्रिशियन आके देखता है हॉस्पिटल्स में, और उसमें एक फुट की डिफॉर्मिटी होती है जिसको CTEV बोलते हैं। वो कॉमनेस्ट कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी है जिसमें बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर उसको टाइम पे डायग्नोज कर लिया जाए और प्रॉपर उसका इलाज किया जाए तो वो विद द एज ठीक हो जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि जो भी बीमारियाँ बाय बर्थ होती हैं उन सारी बीमारियों का कोई वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि बाय बर्थ यानी कि उनके जो जेनेटिक्स या ये कहें कि सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम आ गई है वो धीरे धीरे एज बाय एज बढ़ती जाती है। तो उनका जो भी इलाज होता है वो कंटिन्यूअस होता है और जब तक वो पूरी तरह से एडल्ट नहीं हो जाते तब तक चलता है फॉर बेस्ट रिकवरी। तो कोई भी कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी में आप ये मत मान के चलिए कि मैं आज डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने आज दवा दी और वो परमानेंट ठीक हो गई, या डॉक्टर ने एक सर्जरी की तो दोबारा सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी कॉन्जेनाइटल ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटीज़ हैं उन सारे डिफॉर्मिटीज़ का ट्रीटमेंट 18 साल तक चलता है, इसलिए आपको रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। इसको इसलिए बता रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि पेशेंट को लगता है कि अभी मैंने किया, 1 साल ट्रीटमेंट लिया, वो ठीक हो गया और फिर 3 साल फिर रिकरेंस के साथ वापस आ गया, तो फिर उसमें आपको परेशानी होती है। तो आपका रेगुलर फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्जेनाइटल बच्चों की डिफॉर्मिटीज़ जो होती हैं उसके लिए ये एक मेन पॉइंट है। जैसे आपने कहा कि ये बाय बर्थ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट है, तो क्या बच्चों में इस सॉफ्टवेयर डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कभी कभी हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, यानी किसी तरह का रिप्लेसमेंट या कोई चीज़ बदलनी पड़े? बच्चों के लेवल पे रिप्लेसमेंट इज़ बिग नो। बच्चों में कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। बच्चों में जो भगवान ने दे के भेजा हुआ है हम उसी में रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पर बदलने जैसी कोई चीज़ बच्चों में नहीं होती है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 15-16 साल के बच्चे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वर्सेस वो बच्चे जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी बोन हेल्थ आने वाले समय में कैसी रहेगी? आप बर्थ से 15 साल पे चले गए। मैं थोड़ा बीच में एक जगह और रुकूंगा, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे जब ग्रो करते हैं, नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसके पैर को आप उठा करके देखें तो वो पैर अगर आप देखेंगे तो ऐसा होता है। मैं टांगों की बात कर रहा हूँ, वो इस तरह से होता है, ऐसे थोड़ा सा। जैसे 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 एज बढ़ती है वो पैर ऐसे सीधा होता है, और जैसे जैसे वो एडल्ट होता है तो फीमेल्स में एकदम बाहर की तरफ चला जाता है और मेल्स में थोड़ा कम बाहर की तरफ जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि 3 से 4 साल के मदर्स जो होती हैं, चूँकि वो कंबाइंड फैमिली का ज़माना ख़त्म हो गया कि दादी बता सके कि ये नॉर्मल है, तो होता क्या है कि बच्चों के पैर अगर ऐसे होते हैं 2 से 4 साल के बीच में, तो मदर फादर दोनों परेशान होकर आते हैं और कहते हैं कि जी मेरे बच्चे का पैर थोड़ा टेढ़ा है। इट इज़ नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस, बट हाँ अगर आपको डाउट है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये तो रही उस फेज की बात। अब आपके एडल्टहुड में आ जाते हैं, जो मतलब एडोलेसेंस की बात अगर हम करें, टीन एज के पहले उस समय के एडोलेसेंस की बात करते हैं। उस समय एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों पे, फैमिलीज़ पे एक प्रेशर होता है कि बच्चा खूब पढ़े, खेलना उसका कम होता है। दिल्ली जैसे एनवायरनमेंट में हर जगह खेलने के लिए साथी भी नहीं, क्योंकि हम पड़ोसी को भी नहीं जानते। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनके पैर में डिफॉर्मिटी डेवलप होने लगती है, या अगर वो खेलते नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी जाके गया है, जिसको मैं बोलता हूँ लॉकडाउन रिकेट्स। जैसे कोविड के रेमिनेंट के फॉर्म में कुछ बीमारी हुई,
लेकिन ये एक अलग एंटिटी है लॉकडाउन रिकेट। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि जो एडल्ट थे वो काम पे जा रहे थे, जो बाकी बूढ़े लोग थे और बच्चे लोग, उनको सब लोगों ने बहुत प्रोटेक्ट किया और करीब करीब घर में बंद किया और करीब करीब 1 साल तक उनको न खेलने का मौका मिला, न उनको धूप लगी। उसका नतीजा ये हुआ कि ग्रोथ तो उनकी कंटिन्यू रही, लेकिन चूंकि वो खेल नहीं रहे, वॉक नहीं कर रहे, जंप नहीं कर रहे, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो उनमें रिकेट्स डेवलप हुआ। रिकेट्स का मतलब होता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई। डिफिशियंसी इसलिए हो गई क्योंकि विटामिन डी केवल एक ऐसा विटामिन है जो सनलाइट से बनता है, खेलने की वजह से बनता है। तो वो हुआ ये कि उस दौरान बहुत सारे बच्चों को, जो मेरे ही नहीं बहुत सारे ऑर्थोपेडिशियन अपनी ओपीडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनको जो है रिकेट्स की प्रॉब्लम होने लगी, या पैर ऐसे अंदर की तरफ ज़्यादा हो गए या एकदम बाहर की तरफ हो गए, जिसको कि मैंने नाम दिया है लॉकडाउन रिकेट्स। और इस पर रिसर्च पेपर पब्लिश होने वाला है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं, ऐसे करीब करीब 150 पेशेंट का रिकॉर्ड मेरे पास है जिनको लॉकडाउन रिकेट्स की कैटेगरी में मैंने रखा है। और उसमें कुछ नहीं करना होता है। मेरा प्रिस्क्रिप्शन आप उसमें देखेंगे तो उसमें लिखता है 2 घंटे घर के बाहर खेलें। ये प्रिस्क्रिप्शन है मेरा फिजिकल एक्टिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि आप दवा दे देंगे, दवा देने से जो डिफॉर्मिटी हो चुकी है वो करेक्ट नहीं होगी, वो केवल खेलने से करेक्ट होगी। ये स्केलेटल सिस्टम की एक ऐसी ग्रोथ है कि जैसे जैसे हम खेलते हैं, वॉक करते हैं, नॉर्मल लाइफ में चलते हैं, वैसे वैसे ये डेवलप होता है। हम अगर ये सब नहीं करेंगे तो ये डेवलपमेंट, जिसको हम नॉर्मल डेवलपमेंट हमारे आपके जैसा है, ऐसा नहीं होगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा। इसलिए मेरे पहले प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले होता है कि 2 आवर्स प्लेइंग अंडर सन, धूप में 2 घंटे खेलें। तो ये तो लॉकडाउन की समस्या है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं खेलते उन्हें भी आने वाले समय में ये जी हाँ, तो मैं वहाँ से इस चीज़ को ला रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा पढ़ाई के समय प्रेशर, पीर प्रेशर होता है और आजकल जगह नहीं मिलती, तो बच्चे स्पेशली वो एरियाज़ जहाँ पे सनलाइट नहीं है, दिल्ली में से बहुत सारे एरिया हैं, नहीं खेल सकते तो दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे उनको पसीना हो। बट सनलाइट एक्सपोजर इज़ मैंडेटरी, अदरवाइज आपका विटामिन डी नहीं बनेगा और यू कैन टेक एडिशनल विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसा सवाल है, आजकल मोर और लेस हर किसी को ये बताया जाता है कि उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो लोगों को क्या बेंचमार्क अपनाना चाहिए कि कब सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत है और कब नेचुरल सनलाइट से उसे कॉम्पेंसेट किया जा सकता है? देखिए, अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका सनलाइट का एक्सपोजर करीब करीब 1 घंटा 1.5 घंटे का है, तो आपको किसी भी विटामिन डी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली और जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ की लाइफ स्टाइल ऐसी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि हम किसी का भी देखते हैं विटामिन डी कम होता है। आप घर में एयर कंडीशन में रहते हैं, गाड़ी में बैठते हैं एयर कंडीशन में होते हैं, आप ऑफिस जाते हैं एयर कंडीशन में होते हैं, फिर शाम हो जाती है और फिर आप वापस आते हैं। और जिस समय आप घूमते हैं, अगर शाम को आप घूमने भी गए तो उसमें सनलाइट नहीं है, तो आपको कंटिन्यूअस सनलाइट एब्सेंट है। और एक चीज़ इसमें मैं एडिशनल करना चाहूँगा, जो लोग कंटिन्यूअस एयर कंडीशन में रहते हैं, वो जो इन्वायरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं विटामिन डी को कम करता है। या ये कहें कि विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं होती है, वो स्किन की जो लेयर होती है उसमें सिंथेसाइज होता है। बट अगर सनलाइज नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं पड़ेंगी, तो विटामिन डी नहीं बनेगा। तो ऐसे लोगों को रेगुलर सप्लीमेंट विटामिन डी का लेना चाहिए। अगर उनको डिफिशियंसी है तो मैं एडवाइस करता हूँ वीकली 60 mcg विटामिन डी, 60 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी की पाउचेज आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, लिक्विड्स आते हैं। आप उसको हर हफ्ते 1 लें। उसको हर हफ्ते लेकर के आप 15 से 20 हफ्ते तक लगातार लें। उसके बाद अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। अगर आपकी चूँकि लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो सकती, तो हर महीने 1 सीसी या 1 विटामिन डी का कैप्सूल या शैसे रेगुलर लेते रहें, जब तक आपकी लाइफ स्टाइल चेंज ना हो जाए। यानी 15-20 हफ्ते हर हफ्ते और उसके बाद महीने में 1 लेते रहें। ये दिल्ली के वो सारे लोग जो एयर कंडीशन में जॉब करते हैं, जिनको सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, जिनके फिजिकल एक्टिविटी है। आप देखेंगे आजकल फैशन हो गया कि एयर कंडीशन जिम में जाके 3 घंटे रात में 12 बजे करते हैं। जितने लोग ये करते हैं, सबकी बॉडी तो बेहतर होगी, लेकिन उनका विटामिन डी लेवल कम होगा। यानी हड्डियों को कोई खास फायदा नहीं होगा। नहीं, हड्डियों को फायदा होता है,
लेकिन विटामिन डी की डिफिशियंसी से और सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मसल बिल्डअप की बात होती है, उसके लिए लोग सप्लीमेंट खाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट खाते हैं, इसके लिए किडनी में प्रॉब्लम आती है, इसके लिए लिवर में प्रॉब्लम आती है। विटामिन डी इज़ नॉट ओनली फॉर मसल, मल्टीपल चीज़ें हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि कम से कम 1 आवर सनलाइट एक्सपोजर इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन। तो 15-16 साल जब आप स्कूल से कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर उस दौरान आपने और उससे पहले भी एक्सरसाइज नहीं की है तो उसका खामियाजा आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। अब आते हैं 25 साल के एज ग्रुप में, जहां पर लोगों को 25-30 की एज में आके लगता है कि अब वज़न बढ़ रहा है और सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो रही है, अब हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। तो ऐसा इंसान जिसने 25 साल की उम्र तक कोई एक्सरसाइज नहीं की है, उसे किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए और किससे बचना चाहिए? यूजुअली मैंने देखा है कि 25-26 साल के बाद जब आदमी थोड़ा सेटल हो जाता है, जॉब हो जाती है और उसको फिर याद आता है कि वो मोटा हो गया है, उसको पता चलता है कि अब वो फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा उसको पता चला, तो वो सबसे पहले तो वो ट्रेडमिल पे दौड़ने लगता है या ट्रैक्स पे दौड़ता है, जो पत्थर के ट्रैक बने होते हैं, या वो कुछ ऐसा फीमेल्स जो होती हैं वो जुम्बा फुम्बा वो सब जाने क्या क्या आजकल कई सारे डांसिंग एक्सरसाइज। और इत्तेफाक की बात ये कि हम जिसमें बैठे हुए हैं ये सब पत्थर का बना हुआ है। अगर कोई भी ऐसा आदमी जिसने कोई एक्सरसाइज नहीं की है और अचानक वो जागा और कल से उसने सोचा 30 साल की उम्र में मैं इस पर एक्सरसाइज शुरू करूँ, तो उसको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो, क्योंकि वो घुटनों के दर्द से परेशान हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? इसलिए क्योंकि जो भगवान ने जो हमारी बॉडी को नेचुरल बनाया है, वो बनाया था ज़मीन पे चलने के लिए। ज़मीन का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो बॉडी के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी जो हमारी बोन का इलास्टिसिटी मॉडुलस होता है और जो धरती का, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। सोचिए नेचर कितनी स्ट्रांग है। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी धरती का है वही बोन का है। इस वजह से जब आप उस पर चलते हैं, उस पर दौड़ते हैं, तो आपको नुकसान नहीं होता है। और जब आप उस पर दौड़ते हैं तो आपको थस्ट नहीं फील होता है, झटका नहीं लगता। आप खुद दौड़ के देखिए, आप इस फर्श पे पत्थर पे दौड़िए और ज़मीन पे दौड़िए, आपको जो एक फीलिंग आती कि धचका सा लगा बॉडी में, घुटने में, वो प्रॉब्लम है। चूँकि आपने नहीं की है तो आपके घुटनों पे ट्रॉमा करेगा, आपको मेनिस्कल इंजरी हो सकती है, आपको कार्टिलेज लॉस हो सकता है। वो अवॉइड करें। हाँ, आप करना चाहते हैं तो आप ज़मीन पे, मैंने देखा पार्कों में भी ट्रैक बना रखे, मिट्टी पे दौड़ें, घास में दौड़ें, स्किपिंग एक्सरसाइज करें। और अगर आपके पास कुछ नहीं बचता तो जब भी आप करें तो एक नॉर्मली आप पंजों पे आप जंप करें। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम यूजुअली जंप करते हैं तो हील और पंजे दोनों साथ में जाते हैं, वो अवॉइड करके अगर आप पंजों पे जंप करेंगे तो आपको नी प्रोटेक्ट होगा। लेकिन बेस्ट इज ग्राउंड, नेचुरल ग्राउंड। और दोनों का फ़र्क, अगर 25-30 साल का ऐसा व्यक्ति जो पहले से एथलेटिक रहा है, दौड़ भाग करता रहा है, और जिसने नहीं किया, उन दोनों में एक्सरसाइज के पैटर्न में कुछ फ़र्क होना चाहिए? बिल्कुल। जिसने एक्सरसाइज कंटिन्यूअस की है वो अगर कुछ महीने नॉर्मल फ्लर्स पे भी दौड़ेगा तो उसको नुकसान नहीं, क्योंकि उसने उस तरह को अडॉप्ट कर रखा है। उसका एक इलास्टिसिटी डेवलप हो चुका है धरती के। तो अब अगर पत्थर पे जाएगा तो उसको बहुत लॉस नहीं होगा, बट आइडियली नहीं करना चाहिए उसको भी। और आप पहले दिन गए, जिम ट्रेनर से बोला जी हमें मैक्सिमम करा दो, वजन घटाना है, वजन घटाना है आज ही के दिन, एक ही दिन में 2 किलो कम करना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो चूँकि फिजिकल ट्रेनर तो उसके पास बहुत सारे तरह के लोग आते हैं, तो जो रेगुलर कर रहा है वो तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन जो बिगनर है उसको एक साथ नहीं करना चाहिए। उसको वार्म अप का टाइम देना चाहिए बॉडी को। मिनिमम टाइम इज 6 वीक्स फॉर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। 3 वीक्स नहीं, 6 वीक्स। 6 वीक्स में आपकी बॉडी अडॉप्ट होती है आपके जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उससे रेजिस्टेंस के लिए। तो 6 वीक्स तक आप ग्रेजुअल चलें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करें, ना कि जंप करें। 35 साल के बाद जुम्बा शुरू करने वाली महिलाओं को क्या सलाह देंगे? मेरी सलाह यह है कि जुम्बा के खिलाफ मैं नहीं हूँ, पर वो जुम्बा जो जहाँ होता है वो पत्थर होता है, घास पे करें, ग्राउंड पे करें। या जैसे आपने देखा होगा बैडमिंटन के जो इंडोर गेम्स होते हैं उसमें वुड का होता है। वुड भी नेचर है, धरती भी नेचर है, और हमारी घुटने और बोन्स भी नेचर है। तो तीनों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लगभग एक जैसा होता है, इसलिए बैडमिंटन या इंडोर गेम्स जो भी होते हैं वो वुड पे होते हैं। तो वुड पे करें या घास पे करें, ग्राउंड पे करें। मुझे लगता है कि जुम्बा करना चाहिए, उनकी चॉइस है, लेकिन अगर इस पे करेंगे तो घुटनों का नुकसान होगा। 30 और 35 की उम्र के बाद वो कौन सी एक्सरसाइज है जो बहुत सेफ है, कोई भी बिना सोचे कर सकता है? सबसे अच्छी एक्सरसाइज सबके लिए फिट
ऑल टाइम सक्सेसफुल इज़ रनिंग। आप दौड़ने, खुले इन्वायरमेंट में दौड़ें और ज़मीन पे दौड़ें, इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज बनी नहीं है। आप इसको करेंगे तो एक नॉर्मल एवरेज आदमी जैसा होता है, जिसकी लगभग 90% पॉपुलेशन है, वो बिल्कुल फिट रहेगा, अच्छा रहेगा। एथलीट्स के लिए अलग कैटेगरी है, वो बिल्कुल अलग है। एज ग्रुप के हिसाब से आपकी रनिंग की स्पीड बदल सकती है, इंडिविजुअल के हिसाब से आपकी रनिंग की स्पीड बदल सकती है। आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है, आपको अपनी लिमिट में जाकर के जितना फास्ट रन कर सकते हैं उतना रन करें, उससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं। अगर आप 45 मिनट की रनिंग करते हैं, आपको ज़िंदगी में कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी टिल 60-70 ईयर्स। तो रनिंग का पेस क्या होना चाहिए? जैसे आपने कहा उम्र के हिसाब से और इंडिविजुअल के हिसाब से वो अलग अलग होता है, उसको कैसे तय करें? और बहुत सारे लोग सोचते हैं ट्रेडमिल पे दौड़ लिए तो दौड़ लिए, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं एक ट्रेडमिल पे, मतलब बहुत सारे लोगों के यहाँ ट्रेडमिल है, वो ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे तो उनको घुटनों में दर्द आएगा। अगर ट्रेडमिल पे दौड़ते भी हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ के साथ दौड़ें, जिससे उनको जो थस्ट आता है वो ना आए। और अगर ट्रेडमिल एंड क्रॉस ट्रेनर में आपको ऑप्शन है तो क्रॉस ट्रेनर इज़ बेटर देन ट्रेडमिल, क्योंकि उसमें थस्ट नहीं लगता। क्रॉस ट्रेनर में यू हैव टू जस्ट रो, ओके, आपको चलाना होता है साइकिल के पैडल की तरह। और इसमें आप जब दौड़ते हैं तो इसमें आप ज़मीन पे थस्ट मारते हैं, इसलिए वो नुकसानदायक कम है। रनिंग के पेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पेस में मैं ये कहूँगा कि जैसे कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, हर इंडिविजुअल का एक एवरेज पेस होता है। अगर हम ब्रिस्क वॉक की बात करते हैं, अगर कोई आदमी 1 घंटा ब्रिस्क वॉक कर रहा है तो एक एकदम फिट आदमी को करीब 7 किलोमीटर तक का ब्रिस्क वॉक 1 घंटे में हो जाएगा। यानी कि करीब 6 से 7 मिनट में 1 किलोमीटर अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो यू आर एब्सोल्युटली फिट। आप अगर 10 मिनट में कर रहे हैं तो यू आर एवरेज फिट। तो अगर 1 घंटे में 6 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक, मैं रनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिस्क वॉक, क्योंकि रनिंग हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। कोई भी आदमी 45 मिनट दौड़ नहीं सकता, तो अल्टीमेटली ही हैज़ टू जॉग और ही हैज़ टू रन एंड जॉग, इंटरमिटेंट टाइप में चलता है। तो ये फिक्स स्पीड नहीं बताई जा सकती है। किस उम्र में आके घुटनों के दर्द को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि हाँ अब ये घुटने बदलने की नौबत आ सकती है? आमतौर पर ये शुरुआत किस उम्र में होती है? अगर हम एकदम फिट आदमी की बात कर रहे हैं तो घुटनों का दर्द यूजुअली 50 साल के पहले अगर आया है और वो आज दर्द आया, 2-4 दिन रहा, हम परेशान हुए, हमने सारे टेस्ट कराइए, मैं इस कैटेगरी का डॉक्टर नहीं हूँ। आपको 2-4 दिन के लिए दर्द आया, आप कोई भी डॉक्टर या अपने पास से कोई भी दर्द की गोली ले करके जो घर में अवेलेबल है उसको खा करके रेगुलर खाएं, हफ्ते 10 दिन खाएं। अगर उस गोली से आप ठीक हो जाएं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेन, कोई भी मस्कुलोस्केलेटल पेन 3 वीक्स या उससे ज़्यादा का है, दर्द की गोली लेते हैं ठीक हो जाता है और फिर दोबारा वापस आ जाता है, तो 3 हफ्ते के ऑब्जर्वेशन के, मैं मॉडरेट पेन की बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप एक्यूट पेन है तो आप घर में बैठे ना। इमरजेंसी पेन, एक्यूट पेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक मॉडरेट पेन, जैसे हम चल रहे हैं, हमारे घुटने में हल्का सा दर्द हुआ, आ रहा है जा रहा है, तो मतलब जो मॉडरेट पेन है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए 3 वीक्स के लिए। माइल्ड पेन को ऑब्जर्व करना चाहिए 3 वीक्स के लिए। सीवियर पेन के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा पेन परसिस्ट करता है या पेन की मेडिसिन आप ख़त्म करते हैं उसके बाद दर्द दोबारा वापस आ जाता है, यू शुड विजिट योर डॉक्टर। और कब घुटने बदलने की नौबत आती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि इस इंसान के घुटने बदले जाएंगे, और घुटने बदलने का मतलब क्या होता है? ये एक तो ये समझ लिए कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट दुनिया में होने वाला सबसे ज़्यादा नंबर का रिप्लेसमेंट है। अगर हम 100 रिप्लेसमेंट किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी कंट्री में होता है, करते हैं, तो उसमें 80% से ज़्यादा, 80 to 85% का घुटने का रिप्लेसमेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ उकड़ू बैठते हैं, पालथी लगाते हैं, जंप करते हैं, खेलते हैं, वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। ये एज के साथ वियर एंड टियर होता है। पहली चीज़ तो ये समझिए कि जो घुटने खराब होने की बात करते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको एज रिलेटेड प्रॉब्लम कहते हैं। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज नॉट अ डिजीज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस, एवरीबडी शुड नो इट। और उसके लिए कोई दवा बनी हो वो रुक नहीं सकती। हम कुछ सप्लीमेंट देते हैं जिससे वो थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, थोड़ा बहुत डिले होता है, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग तरह के लिटरेचर हैं, बट अल्टीमेटली कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी जो एज को स्टॉप कर सके।
तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को स्टॉप कर सके ऐसी कोई दवा नहीं है। जब घुटने इतने खराब हो जाते हैं क्या होता है उसमें, जब घुटने बदल उसमें मेन 3 फैक्टर हैं। एक जेनेटिक फैक्टर है, अगर मेरे दादा का घुटना खराब था, मेरे नाना का घुटना खराब था, तो मेरे घुटने खराब होने के चांस होंगे। दिस इज़ 1। अगर आप मोटे हैं, फैटी हैं, आपकी एक्टिविटी लेवल कम है, तो आप में घुटना चांस ज़्यादा है खराब होने का। 3rd, यूजुअली जॉइंट फीमेल्स में ज़्यादा खराब होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। इसका कोई रीज़न नहीं है, बट जो मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि फीमेल्स इज़ लेस एक्टिव देन मेल्स, एंड दैट इज़ वाई प्रोबेबली द नंबर ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स आर मोर इन फीमेल एट द सेम एज ग्रुप देन मेल्स। तो ये जो हम देख रहे हैं ये घुटनों का मॉडल है या ये घुटने बदले? मैं बताता हूँ। देखिए, ये घुटने का मॉडल है, ये नॉर्मल घुटना है। आप देखिए, ये नॉर्मल घुटना है। इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है? ये थाई की बोन है, जिसको आप इस बड़े मॉडल में देख सकते हैं। ये थाई की बोन है, ये थाई की बोन है, ये लेग की बोन है। इस घुटने का मिनी नेचर फॉर्म ये है, जिसको मैं दिखा रहा हूँ। ये और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। ये कार्टिलेज कहलाती है। ये कार्टिलेज ये सॉफ्ट होती है। ये सॉफ्ट नहीं, स्मूथ होती, सॉफ्ट भी होती है, स्मूथ भी होती है, बट बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि जल्दी ख़राब हो जाए। ये पूरी लाइफ में 100 साल तक चलने के लिए बनी होती है, लेकिन जैसे जैसे एज, जेनेटिक्स बदलती है, एज बढ़ता है, ये धीरे धीरे घिसने लगती है। और ये जो बीच में आपको वाइट सा दिख रहा है, ये वाइट जो दिख रहा है ये मेनिस्कस है, और ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का आपको निशान लगा बना, ये एसीएल लिगामेंट है, और इसको पलट के देखेंगे तो ये पीसीएल लिगामेंट है। ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जो एथलीट होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, जो बैडमिंटन खेलने वाले होते हैं, जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, जो दौड़ भाग के खेल खेलते हैं, उसमें नी के लिगामेंट्स का डैमेज होता है। उसमें मोस्ट कॉमन जो लिगामेंट डैमेज होता है वो एसीएल लिगामेंट डैमेज होता है। सेकेंड इस पीसीएल लिगामेंट डैमेज होता है। ये लैटरल कोलेटरल लिगामेंट है, ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, ये नी को एक दूसरे से बाइंड करके रखता है, और ये मेनिस्कस है। जो कॉमनेस्ट इंजरी होती है, मेनिस्कस भी एक तरह का कार्टिलेज है, लेकिन ये दूसरा वैरायटी का कार्टिलेज है, और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज दूसरी वैरायटी का कार्टिलेज है। ये बीच में वॉशर का काम करता है, और जैसे हम अपने खाना खाते हुए कभी अपनी जीभ को काट देते हैं, ये नेचुरल है, वैसे ही कभी कभी जैसे जैसे एज एडवांस होती है या बहुत हम रफ गेम खेलते हैं, तो ये मेनिस्कस दोनों बोन्स के बीच में क्रश हो जाता है, जिसकी वजह से मेनिस्कस इंजरी होती है। जो आमतौर पर घुटनों के दर्द लंबे चलते हैं। एथलीट्स एक्टिव लाइफ स्टाइल, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलते हुए अचानक दर्द हुआ, उस समय तो चूक खेल रहे हैं, पता नहीं चला, फिर घर पहुंचे तो आपका घुटना सूज गया। अगर घुटना तुरंत सूज गया और बहुत ज़्यादा सूज गया तो आपको मेनिस्कस इंजरी है। अगर घुटना एक दिन बाद सूजा तो आपको एसीएल लिगामेंट की इंजरी है। ये क्लासिकल फाइंडिंग है जो पेशेंट खुद बताता है, जिससे हमें लगभग पता चल जाता है। हमें एमआर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हिस्ट्री अगर हम प्रॉपर लेते हैं तो किस चीज़ का है। और सबसे बड़ी चीज़, ये एक्सरे में नज़र नहीं आता, इसलिए कोई भी पेन जो घुटने में हो, स्पोर्ट्स इंजरी के बाद हो, और स्वेलिंग हो जो 24 घंटे में आई हो, और आदमी को चलने में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, नी जॉइंट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो उसको लिगामेंट, कार्टिलेज, मेनिस्कस कोई भी इंजरी हो सकती है, जो एक्सरे कराने पे नॉर्मल आता है और एमआरआई में वो पता चलता है। उसका इलाज अगर माइनर है तो हील तो नहीं होता, वो ग्रेजुअली बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है। अगर मेजर है तो या तो उसका रिपेयर होता है या उसको हम हटा देते हैं, काट करके निकाल देते हैं और उसको शेप कर देते हैं सेम जैसे जैसे भगवान ने बनाया होता है। उसके बाद वो घुटने नॉर्मल काम करते हैं। तो जब घुटने बदले जाते हैं तब क्या लगाया जाता है? ये नॉर्मल था, जैसे जैसे एज एडवांस होती है, ये घुटना देखिए एक तरफ ख़राब हुआ, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये यंग एज में 50 इयर्स के आसपास शुरू होती है, जो एज रिलेटेड है, डीजनरेशन। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो इस तरह से दोनों तरफ पहुंच जाती है। यानी समस्या कहीं वो सॉफ्ट टिश्यूज और कार्टिलेज में ही आती है। कार्टिलेज में ही आती है, ये है। और इस पर भी जो पेशेंट होते हैं, इंडियन पेशेंट्स होते हैं, वो कभी कुछ कराते नहीं हैं, अवॉइड करते रहते हैं कि कौन दिखाए, काम चल रहा है। फिर वो आते हैं इस सिचुएशन जब देखिए डिफॉर्म हो जाता है और सब फैल गया, एकदम सब डैमेज हो गया, ये देखिए कितना रफ हो गया। तो इस सिचुएशन में जब हो जाता है तो इसमें रिप्लेसमेंट ज़रूरत होती है। और एक बहुत बड़ा मिथ है
कि घुटने बदल दिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इसको कट किया यहाँ से, आपका घुटना हटाया, ये घुटना ऐसे कट किया, निकाला और एक नया घुटना लगा दिया, ये नहीं है। हम इसमें करते क्या है कि हम घुटने की जो ये डैमेज लाइनिंग है, इस लाइनिंग को शेप से कट करते हैं और वो कट करके कुछ ऐसे करते हैं। ये घुटने को इस तरह की शेप में कट, जो जितनी भी रफ सरफेस थी सब हमने रिमूव कर दी, सब कुछ रिमूव कर दिया, ये एकदम खाली। और इधर भी जो सॉफ्ट टिश्यू था, कार्टिलेज था, जो लिगामेंट था, सब खत्म हो गया, निकाल दिया गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर कैपिंग कर देते हैं। जैसे भगवान ने ये आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा के भेजी थी ब्लू कलर की, हम उसकी जगह एक मेटल का कैप इधर लगा देते हैं और एक कैप हम नीचे की तरफ लगा देते हैं, इस तरह का मेटल का ये कैप होता है, उसको हम लगाते हैं। और फिर इसके ऊपर एक हम, जैसे मेनिस्कस भगवान ने बनाया तो हम उसके अंदर एक ये प्लास्टिक लगा देते हैं। ये प्लास्टिक होता है, ये बहुत हाई क्वालिटी का पॉलीथाइलिन होता है और इस तरह से फिक्स हो जाता है और हम नीचे टांग की बोन में ये लगा देते हैं और ये आपका घुटना रेडी हो गया। ये एज गुड एज नॉर्मल घुटने की तरह काम करता है। भगवान की बनाई चीज़ कोई नहीं बना सकता। इसकी डिफिशियंसी ये है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैं आपको समझा रहा था, इस मेटल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और जो बोन का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम नहीं है। तो आप एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, पर जंप करने वाला काम अवॉइड करना नहीं करना चाहिए। वो इमरजेंसी के लिए, घर में आग लग गई तो कूद के भागना है, आपका रिप्लेस हुआ है, दैट इज़ वेरी सेपरेट सिचुएशन। आपको कहीं से भागना है, दौड़ सकते हैं, ये सब के लिए कर सकते हैं। चूँकि ये डिफरेंट है तो अगर आप ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा और ये डैमेज हो जाएगा। और डैमेज होने के बाद जो इसी में हम आगे बढ़ जाते हैं, ये देखिए ये किसी पेशेंट का है, ये ओरिजिनल इम्प्लांट है, ये देखिए ये प्लास्टिक डैमेज हो गया। इसी को रिवीजन, जब ये ख़राब हो जाता है तो हम इस प्लास्टिक को बदल करके दूसरा प्लास्टिक लगा देते हैं। मेटल वही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत बार जब ये भी लूज़ हो जाता है तो हम इसको भी बदलते हैं, सारा लूज़ हो जाता है सब बदलते हैं। तो जब घुटने बदले जाते हैं तब क्या लगाया जाता है? मैं पहले तो, एक तो बहुत बड़ा मिथ है कि घुटने की सर्जरी कब कराएं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कहते हैं कि ये मुझे अभी बता दिया, बाद में बता दिया। वो मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ, ये नॉर्मल एक्सरे होता है। इसमें घुटना सामान्य एकदम दिख रहा है। हाँ, क्योंकि ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस, अगर ये स्पेस मेंटेन्ड है तो आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घुटने को खुद देखिए, बट शर्त यह है कि आपके घुटने का एक्सरे जो है वो खड़े होके होना चाहिए। तो जैसे ये नॉर्मल घुटना होता है तो आप देखते हैं बोन एक्सरे में आती है, सॉफ्ट टिश्यूज एक्सरे में नहीं आते, कार्टिलेज एक्सरे में नहीं आती है। तो इस तरह के घुटने का अगर हम एक्सरे कराते हैं तो ये ऐसा दिखता है, बोन ऊपर दिखी, ये थाई बोन है, ये लेग की बोन है और बीच में स्पेस दिखा, वो एकदम फिट एक्सरे का एग्जाम्पल है। हम जब नॉर्मल एक्सरे को लगा के देखते हैं, जो पेशेंट का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि उसको रिप्लेसमेंट कब कराना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि नी का एक्सरे दोनों घुटनों का खड़े होके होना चाहिए। खड़े होके, लिटा के अगर एक्सरे लिया गया हो तो वो मिसलीडिंग होता है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खड़े होके दोनों घुटनों का एक्सरे कराएं। अगर उसके बीच में ये स्पेस मेंटेन है तो आपकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आउट। सेकेंड, जैसे जैसे एज एडवांस होती है या नी पेन बढ़ता है, आपका घुटना देखिए इस तरह से हो गया, इस तरफ स्पेस है पर इधर बोन एक दूसरे को रब कर रही है, ये हमेशा पेनफुल होगा, ये ठीक नहीं होगा, इसको सर्जरी की ज़रूरत है। और इस कंडीशन में भी अगर लोग नहीं कराते हैं तो ये इससे एडवांस होकर के ये बदल जाती है इस तरह से। ये देखिए, इससे ज़्यादा डैमेज यहाँ पे हो गया और मुड़ता गया। इससे भी एडवांस अगर हम जाते हैं तो एकदम ख़राब हो जाता है। जैसा हम इस घुटने को देख रहे हैं, ये पूरी तरह से डैमेज है, वैसे ये घुटना डैमेज है, स्पेस ख़त्म हो गया। अगर आपका ये स्पेस ख़त्म हो गया एक भी साइड पे, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, किसी भी तरफ अगर आपका स्पेस ख़त्म हो गया है, बोन से एक दूसरे को रब कर रही हैं, जहाँ पर ये रब कर रही हैं वहाँ पे वाइट वाइट पैच दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है तो यू नीड रिप्लेसमेंट। इसमें इंजेक्शन, प्लाज्मा, स्टेम सेल, स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। आप खुद अपने घुटने के एक्सरे को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू नीड नी रिप्लेसमेंट और नॉट। और जब आपका इस तरह का एक घुटना हो जाए तो
जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये कैपिंग लगा दी जाती है, और ये कैपिंग कैसी एक्सरे में दिखती है ये दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये हमने रिप्लेसमेंट किया, ये ऊपर का पोर्शन वाइट हो गया, ये नीचे का हो गया, और ये बीच में स्पेस मेंटेन हो गया। ये प्लास्टिक है जो मैं बता रहा था। ये एक आइडियल पोस्ट नी रिप्लेसमेंट एक्सरे है जो होना चाहिए। ये प्री ऑपरेटिव एक्सरे है, ऐसा होगा। फाइनली पोस्ट ऑपरेटिव ऐसा होगा। हमने उसको एक ऐसे करने की कोशिश की जैसे कि भगवान ने बनाया था, कि ये बीच में स्पेस आ गया और यहाँ पे भी स्पेस आ गया, और बोन एक दूसरे को रब नहीं करेगी, ये पेन नहीं होगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। घुटने बदलने के बाद कितने समय तक आप आराम से अपने आर्टिफिशियल नए घुटनों के साथ चल सकते हैं? क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या नहीं करना है कि वो लंबे चलें? देखिए, घुटना रिप्लेस होने के बाद नेक्स्ट डे से फुल वेट बेयरिंग वॉकिंग की जाती है, लेकिन इसका मतलब आप नेक्स्ट डे फिट हो गए। आपको पूरी तरह से रिकवर करके नॉर्मल लाइफ में जाने में 4 से 6 महीने का समय लगता है, जिसमें आप एडॉप्ट हो जाते हैं नए घुटने को लेकर के। तो वो आज घुटना रिप्लेस किया, कल आप दौड़ेंगे, ये जादू नहीं होता है। हाँ, पर अगले दिन आप फुल वेट बेयरिंग वॉक करेंगे। एक भी दिन आपको बिना किसी की मदद के टॉयलेट जाने की ज़रूरत जा सकते हैं, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने 1 साल में इसकी पूरी फुल रिकवरी होती है। 1 साल बाद भी आपको क्या नहीं करना है, मैं एक चीज़ याद रखिए, आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है। अच्छा रिप्लेस किए हुए घुटने में मरीज ज़मीन पे बैठ सकता है, लेकिन वो हैबिट नहीं होनी चाहिए। आपके घर में पूजा है, आपको किसी मजबूरी में बैठना पड़ रहा है, तब आप बैठ सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप ज़मीन पे बैठते हैं तो ये घुटना ऐसे मुड़ता है, और जब एक्सट्रीम फ्लेक्शन हो जाता है तो आप देखिए ये बाहर आने लगता है, ये लूज़ हो जाता है। आप बैठ तो जाएंगे, लेकिन इसकी लाइफ कम हो जाएगी। एक नॉर्मल रिप्लेस्ड घुटने की एवरेज लाइफ जो आप पूछ रहे थे, लगभग बहुत अच्छे ढंग से किया जाए तो 25 ईयर प्लस माइनस 5 ईयर है, वेरी करती है। अगर एक अच्छा घुटना रिप्लेस किया गया और पेशेंट ने सारी चीज़ों को फॉलो किया, उसने अपना वेट कम किया, वो रेगुलर एक्सरसाइज करता रहा, वॉक करता रहा, तो 20 से 25 साल तक तो एक अच्छा रिप्लेस किया हुआ घुटना में कोई समस्या नहीं होती है। पर ये बात भी है कि अगर पेशेंट कोई घुटना रिप्लेस कराने व्हील चेयर पर आया है और वो सोचे कि वो मेरे और आपके जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि घुटना इज़ नॉट एवरीथिंग, क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप ख़राब मांसपेशियों में घुटना बदल देंगे तो चलेगा नहीं। इसीलिए पोलियो वाले पेशेंट, न्यूरोलॉजिकली डिफिशिएंट पेशेंट जिसमें पावर नहीं होती, उन सारे पेशेंट में रिप्लेसमेंट इज़ नॉट अलाउड, करना ही नहीं चाहिए। आपने जैसे कहा कि अगर घुटना बदल गया और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है पेशेंट, चल रहा है, वॉक कर रहा है, बहुत सारे लोग जो नी रिप्लेसमेंट कराते हैं उन्हें लगता है नहीं अब हम नहीं चल सकते, अब हमें इसको संभाल के रखना है, कम चलेंगे, कम एक्टिविटी करेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? अगर आपको रिप्लेसमेंट कराया है तो ऑन एवरेज आपको मिनिमम पूरे 24 घंटे में 2 घंटे चलना चाहिए। दैट इंक्लूड्स 1 आवर आउटसाइड होम एंड 1 आवर इनसाइड होम, वट एवर एज ग्रुप यू मे बी। हेल्दी इंसान को कितना चलना चाहिए? अनलिमिटेड, उसको चलते रहना। अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मेरा मतलब है जैसी उसकी लाइफस्टाइल रही है, जब उसके घुटने ठीक थे वैसा उसको मेंटेन करना चाहिए। और वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग को बिल्कुल बचाना नहीं चाहिए। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं मैं स्टेयर पे नहीं चढ़ता क्योंकि घुटने रिप्लेस है, गलत है। उससे मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं, और कमज़ोर मांसपेशियाँ होंगी तो आपके घुटने के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप घुटना रिप्लेसमेंट हुआ है तो आपको एक्टिव लाइफ जीनी है, ना बहुत एक्सेस ना बहुत लो, एवरेज फिट लाइफ जीनी है, जैसा आप रिप्लेसमेंट के 5-6 साल पहले हुआ करते थे वैसे रहना है। ज़मीन पे बैठना नहीं है। महिलाओं की एक समस्या लेते हैं, लो बैक पेन। ज़्यादातर इसकी कंप्लेन महिलाएं क्यों करती हैं और किस वजह से लो बैक पेन की समस्या महिलाओं में ज़्यादा है? पहली चीज़ तो ये लो बैक पेन, जो एक्यूट लो बैक पेन होता है, अचानक आप सुबह से उठे और आपकी कमर अटक गई और बहुत दर्द हुआ और आपसे उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, आप इमरजेंसी में आ रहे हैं। कुछ नहीं करना है, आपको घर पे रेस्ट करना है, 100% बेड रेस्ट फॉर 2 डेज़। और एनी पेन किलर जो भी आपके पास घर पे है आप उसको खा लीजिए, आप 2 दिन में एक 90% रिकवर कर जाएंगे। बैक पेन किसी को होना ये बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है। दुनिया में जो भी ह्यूमन बीइंग है
उसको लाइफ में 3 से 5 बार बैक पेन और कम से कम 2-4 बार कंधे का पेन और नेक पेन, अगर ये हो रहा है तो ये कोई बीमारी नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल है, ये हो सकता है। अब बात आती है बैक पेन इन फीमेल एंड क्रॉनिक बैक पेन। नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत सारे मरीज आते हैं, बैठते हैं और बैठते ही वो सबसे पहले कहते हैं कि सर मेरे को डिस्क प्रोलैप्स है L5-S1 L4-L5। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर में जो सबसे फिट है उसका MRI करा लीजिए और जो सबसे बीमार है उसका MRI करा लीजिए। आधी फाइंडिंग आपको उस फिट में भी मिल जाएगी, तो क्या उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? ये सोचने की बात है। नेवर ट्राई टू ट्रीट योर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ट्रीट योर सेल्फ। आपको MRI का इलाज नहीं करना है, आपको अपना इलाज करना है। और इस गूगल ने जो है ना बहुत सारे लोगों को बीमार बना दिया है। और जो सेल्फ डायग्नोस इन्वेस्टिगेशन पढ़ने की एक चाहत होती है कि हर चीज़ को गूगल से पूछ लेना, इसने आदमियों को बहुत बीमार कर यानी वो रखा है। L5 L7 में जो समस्या दिखती है वो बड़ी नॉर्मल हो सकती वो है। बहुत नॉर्मल हो सकती है, उसका क्लिनिकल कोरिलेशन ज़रूरी है। मेरे आपके MRI में हो सकता है L4 L5 L5-S1 की डिस्क निकल के आए रिपोर्ट में। वो जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो एक नॉर्मल फिट आइडियल पर्सन से बनाई जाती है, वो सिक और नॉन सिक की नहीं बनाई जा सकती है। नॉर्मल फिट आइडियल पर्सन और एक डिजीज पर्सन दोनों बिल्कुल अलग हैं। MRI रिपोर्ट का इन जनरल आप मान के चलिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का आप इलाज मत करवाइए, आप अपना इलाज करवाइए। आप अपनी कंप्लेन बताइए, कितने भी डॉक्टरों के पास जाइए, आप रिपोर्ट पहले मत दीजिए। होता क्या है कि उसको पढ़ करके मरीज से पहले डॉक्टर का दिमाग भी बहस हो जाता है, और यही वजह है कि मैं उनकी रिपोर्ट बाद में पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं कि मैं इतना 5,000 का MRI करा के लाया, आपने देखा भी नहीं। अरे भाई वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो लंबे समय तक रहने वाले लो बैक पेन के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है महिलाओं में, एक तो यूजुअली लेडीज़ का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वो घर में रहती हैं, एक्टिविटी कम होती है, फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती, इसलिए उनका वेट बढ़ता है। और वेट बढ़ना इज़ अ प्राइमरी कॉज ऑफ लो बैक पेन। इनएक्टिविटी इज़ अ प्राइमरी कॉज ऑफ लो बैक पेन। जब इनएक्टिविटी होगी, फैट बढ़ेगा, तो मसल्स की वीकनेस होगी। These 3 are most important cause of low back pain from 30 years to 55-60 years। ये सबसे कॉमन है। वेट कम, एक्टिव लाइफ स्टाइल, बैक एक्सरसाइज। और सबसे अच्छा है, अगर आप गूगल देखते ही हैं तो सूर्य नमस्कार निकालिए, जो भी आपको पसंद आए उस सूर्य नमस्कार को अगर आप रोज़ करने लगें तो आपको स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, यानी अपनी हड्डियों को सही तरीके से चलाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो और लंबी चलें, बजाय इसके कि उन्हें लेकर बैठ जाएं और संभाल लें ताकि वो और लंबी चलें। ये नियम गलत है। आखिरी सवाल लेते हैं। सर्वाइकल की समस्या बहुत लोगों को आ रही है, उसके पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं और वो समस्या कम कैसे की जा सकती है बिना दवाओं के? एक तो सर्वाइकल इज़ नॉट अ डिजीज़। सर्वाइकल, गर्दन को हम मेडिकल लैंग्वेज में सर्वाइकल बोलते हैं, इसको सर्वाइकल एरिया बोलते हैं, इसको थोरैकिक एरिया बोलते हैं, इसको लंबर एरिया बोलते हैं, और नीचे को सैक्रल एरिया बोलते हैं। तो सर्वाइकल स्पाइन होता है, वो बीमारी नहीं होती है। स्पॉन्डिलोसिस मीन्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इसका पूरा टर्म है। और उसमें क्या होता है, ग्रेजुअली नेक की मसल चूँकि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो यहाँ की मसल में वियर एंड टीयर होता है। जैसे जॉइंट में हो रहा है, नी जॉइंट में हो रहा है, वही सेम चीज़ आपकी गर्दन में होने लगती है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। वो भी एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है, एज रिलेटेड फाइंडिंग है। मोस्ट ऑफ द नेक पेन आपका मसल्स की वजह से होता है, न्यूरोलॉजिकल रीजन्स की वजह से होता है, इनएक्टिविटी से होता है, टेंशन की वजह से होता है, एंग्जाइटी की वजह से होता है, और सबसे ज़्यादा कॉमन जो आज हम मेट्रोज़ में देखते हैं, कंप्यूटर मोबाइल से होता है। आप कंप्यूटर का जॉब करते हैं तो आप क्या करते हैं कि नॉर्मली इस तरह से सेटअप होता है कि ये मेरा कंप्यूटर है और ये मेरा उसका कीबोर्ड है, और कोई भी आदमी नॉर्मली 90% आदमी की ये पोजीशन होती है काम करने की, और ये पोजीशन काम करना ही आपके नेक, शोल्डर और आर्म के पेन का बेसिक रीजन है इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। जितने भी एडल्ट्स आते हैं, मीन्स 25 ईयर से शुरू होकर के मैं 55 तक की बात कर रहा हूँ, जो एक्टिव हैं, कंप्यूटर पे हैं और नेक एंड शोल्डर पेन के लिए आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ये पोजीशन,
इसका सबसे सिंपल इलाज ये है कि आपका कंप्यूटर यहाँ से हटे और इस तरह से आप इसको मेज पे रखें। आपके दोनों एल्बोज टेबल के ऊपर रेस्ट होने चाहिए, आपका पेट मेज की एज से टच होना चाहिए, और आपके जब आप काम करें कंप्यूटर पे तो आपका डिस्टेंस, आई का एक सेफ डिस्टेंस उस पर रखिए। एल्बो इसके ऊपर रहेंगे, एल्बो हैंग नहीं करेगा, और आप कंप्यूटर पे काम करेंगे तो 80 to 90% नेक की, शोल्डर की और अपर बैक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। होता यह है कि किसी भी आदमी का एवरेज एज अगर हम मान लें 70 kg है तो 15 किलो के हाथ होते हैं, 7.5-8 किलो, 10 किलो इधर लटक रहा है, 10 किलो इधर लटक रहा है, और कंटिन्यूअस लटक रहा है। इस वेट की वजह से यहाँ का फटीग होता है और नेक पेन होता है। और ये नेक पेन यूजुअली आपने देखा होगा 90% आप अपने साथियों से पूछे, नेक पेन हमेशा सेकेंड हाफ ऑफ द डे में होता है, सुबह से उठते फिट रहते हैं क्योंकि सुबह तक वो फटीग नहीं हुई। तो सिंपल, यू चेंज योर लाइफ स्टाइल और आप नेक की एक्सरसाइज करें। नेक की एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। आप दोनों हाथों को ऐसे रखें, पीछे लगाएं, गर्दन एकदम स्ट्रेट रहनी है, इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। सर से पीछे धक्का दें और हाथ से आगे धक्का दें, ये तरीका हुआ। पूरी ताकत से रोक के रखें, जब थक जाएं तो छोड़ दें। इसी तरीके से अब आगे से पीछे पुश करें और सर को आगे पुश करें। आप मेरी नेक मसल्स को ध्यान से देखिएगा, देखिए टाइट हो जाएंगी। हो रही ये इस तरह से होल्ड करके रखें, कितनी देर? जितना आप आराम से रख सकें, फिर छोड़ दें। अब सर इधर घूमता है, सर से इधर धक्का दें और हाथ से रुकें। कान से ऊपर यहाँ पे अपने हाथ को रखें इस पोजीशन में, एंड एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करें। देखिए ये नसल टाइट हो गई, होल्ड करके रखें और फिर इसी तरह से इधर करें, होल्ड करके रखें। ये 4 सभी करते हैं, 2 मिस करते हैं। गर्दन में रोटेशन भी होता है, तो अपने हाथ को फोरहेड पे रखें, इस सर को रोटेट करने की कोशिश करें, इस हाथ से रोके लाइक दिस एंड लाइक दिस। और अगर योग करने वाले हैं तो शीर्षासन करें, आपको सर्वाइकल कभी नहीं होगा। इसीलिए बहुत पुराना गाना है, जीवन चलने का नाम, चलते रहिए सुबह शाम, लेकिन अपना चाल चलन सही रखिए, यानी सही तरीके से चलिए। नमस्कार।